हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 9 सिविक्स का लास्ट चैप्टर, और चैप्टर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन। तो हमने पिछले चैप्टर में चीकूपुर की कहानी सुनी थी, जहां पर एक छोटे से 12 साल के बच्चे ने पूरा नजरिया बदल दिया था लोगों का। तो आज इस चैप्टर में हम अर्बन लेवल पर जाएंगे और हम सिटीज और टाउन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज की हमारी कहानी है एक बहुत ही सुंदर सी सिटी नगरपुर के बारे में। एक ऐसी सिटी जो बहुत ही सुंदर थी, जहाँ पर रोड्स वेल मेंटेन्ड थी, कूड़ा कचरा बिल्कुल सही जगह पर था, पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सब जगह टाइम टू टाइम सफाई होती थी और बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे। लेकिन एक दिन यहाँ पर कुछ बदलता है और सब कुछ उथल पुथल हो जाती है। रोड्स टूट जाते हैं, कचरा सड़कों पर गिरा है, स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही हैं और लोग एक दूसरे पर चिल्लाने लग जाते हैं कि ये किसका काम है। तभी एक छोटी सी बच्ची अनन्या अपने पापा से पूछती है कि पापा, ये किसका काम है? गवर्नमेंट का ना। तो तभी उसे याद आता है कि उसने अपनी एसएसटी की बुक में पढ़ा था कि पंचायती राज सिस्टम विलेजेस को मैनेज करता है। तो उसने कहा, तो पापा यहाँ के लिए भी तो कुछ होगा ना? तो उसके पापा भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, लेकिन यहाँ पर पंचायत नहीं, सिटीज और टाउन्स को मैनेज करती है यहाँ की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और जो लोगों द्वारा ही चुनी जाती है। तो वैसे ही सिटीज़ की अगर हम बात करें तो सिटीज़ में जो मैनेजमेंट होता है, जो सिटीज़ की सेल्फ लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, वो होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटीज़, टाउन कमेटीज़, एरियाज कमेटीज़ और अदर तरह के अर्बन कमेटीज़ होती हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं, जो सिटीज़ को नीट एंड क्लीन रखने में और सिटीज़ को वेल मैनेज रखने में हेल्प करती हैं। तो चलो शुरू करते हैं इसी चैप्टर के साथ, जहां पर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो सिमिलर टू द रूरल वंस, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है वो भी डिपेंड करता है कि जो अर्बन एरिया है उसका साइज क्या है और वहाँ की जो नेचर ऑफ सर्विसेज जिनकी रिक्वायरमेंट है वो क्या है। तो क्या है वो अभी पढ़ेंगे। तो जैसे विलेजेस में रूरल गवर्नमेंट होती है, जहाँ पर पंचायती राज सिस्टम होता है जो गाँव को, ब्लॉक्स को मैनेज करता है, वैसे ही अर्बन लेवल पर कुछ अलग अलग तरह की अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं। जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जो बड़े बड़े सिटीज़ में होती हैं, जैसे कि मुंबई, कोलकाता। वहीं पर म्यूनिसिपल कमेटीज़ जो थोड़े मीडियम साइज्ड टाउन्स में होती हैं, टाउन एरियाज कमेटी जो छोटे छोटे टाउन्स में होती हैं, नोटिफाइड एरियाज कमेटी जहां पर वो एरियाज जहां पर ग्रोथ अभी चल रही है वहां पर होती हैं। और फिर हम बात करते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड्स की, जो डिफेंस एरियाज होते हैं लेकिन वहां पर सिविलियन पॉपुलेशन भी रहती है। पोर्ट ट्रस्ट की, जैसे कि दिल्ली का पोर्ट, नॉट दिल्ली का पोर्ट बट मुंबई का पोर्ट, चेन्नई का पोर्ट, तो वो एरियाज जहां पर पोर्ट्स होते हैं ये वहां को मैनेज करती हैं। तो इस तरह अर्बन लेवल पर काफ़ी सारे अलग अलग अर्बन कमेटीज़ होती हैं जो उन एरियाज की डेवलपमेंट को ध्यान में रखती हैं। बात करते हैं कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। सो इट इज़ एप्लीकेबल टू द बिग सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, पटना एंड लखनऊ। Then the main constituents of municipal corporation, they are general council of corporation। ठीक है, तो इसमें आती है जनरल काउंसिल आती है, इसमें मेयर्स आते हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स आते हैं और स्टैंडिंग कमेटीज आते हैं। तो हम शुरू करते हैं द जनरल काउंसिल के साथ। तो जनरल काउंसिल में कौन कौन होता है? तो बेसिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ द काउंसिलर्स। सो काउंसिलर्स दे आर इलेक्टेड बाय द सिटी वोटर्स। तो एक बड़ी सी सिटी है, उस सिटी को हम छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं और इन वार्ड्स में वोटिंग होती है और एक एक काउंसलर निकल के आता है। तो ये जो काउंसलर्स होते हैं ये मिलकर बनाते हैं एक जनरल काउंसिल। करेक्ट। सो इलेक्शंस आर हेल्ड
थ्रू द एडल्ट फ्रेंचाइज, वही 18 ईयर्स एंड अबव वो वोट कर सकते हैं, सबको एक वोट देने का हक है इन अ सीक्रेट बैलेट। एंड सिटीज आर डिवाइडेड इनटू वार्ड्स और कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ईच इलेक्ट वन काउंसलर। तो हर एक वार्ड से या हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक काउंसलर आता है और जितने भी ये इस सिटी के काउंसलर होते हैं वो मिलकर एक जनरल काउंसिल बना देते हैं। This has number of seats, they are decided by the government, और इसमें रिजर्वेशन होती है SC, STs और विमेन मेंबर्स के लिए। और ये सब मिलकर जितने भी ये काउंसलर्स हैं जो लोगों ने इलेक्ट किए हैं, ये मिलकर अपना एक ऑल्डरमैन सिलेक्ट कर सकते हैं, एक ऑल्डरमैन वहां पर बिठा सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं। अब ये ऑल्डरमैन जो है इसे लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है, मतलब वोटिंग के थ्रू ये इलेक्ट नहीं हुआ है। जिसे आपने इलेक्ट किया है, जो आपका काउंसलर है, उस काउंसलर ने इसको इलेक्ट किया है। और जनरली होते क्या हैं, ये कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज होती हैं, जैसे उनका एजुकेशन में या फिर पब्लिक सर्विसेज में या किसी भी और फील्ड में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा हो, तो उनको एज ऑल्डरमैन सिलेक्ट किया जाता है, ताकि वो जो भी डिसीजंस हों, जो भी हमारे मुद्दे हों, उनमें अपनी राय दे सके और लोगों के लिए ना एक बेटर फैसला लिया जा सके। सिर्फ इसलिए उनको इलेक्ट करते हैं। हर कहीं उनका वोट देने का अधिकार नहीं होता है, हर कहीं हर मैटर में वो वोट नहीं देते हैं, उनकी ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करती है। नाउ द काउंसलर्स क्वालिफिकेशन एंड टर्म्स, तो अगर हम इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये 15 से 25 ईयर्स के बीच में होने चाहिए, जो भी वहां पर प्रिस्क्राइब्ड हो, एंड देयर नेम मस्ट अपीयर इन द वोटर लिस्ट ऑफ दैट सिटी। तो मतलब जिस सिटी का उसको काउंसलर बनना है, उस सिटी के वोटर लिस्ट में उनका नाम जरूर होना चाहिए। देन नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट और द लोकल बॉडी, तो वो किसी भी गवर्नमेंट बॉडी या लोकल बॉडी के ऑफिस में काम नहीं करता होना चाहिए। अगर वो कर रहा है और उसको इलेक्शन लड़ना है तो पहले उसे वो सीट से रिजाइन करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई। सो टर्म ऑफ ऑफिस, तो एज पर द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में आया था, अब इनका एक फिक्स्ड टर्म होता है जो है 5 ईयर्स। सिंपल, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो जनरल काउंसिल क्या होता है सबको समझ आ गया। वार्ड्स हैं, हर वार्ड से एक काउंसलर आता है, हर वार्ड में इलेक्शन होंगे, वहां से एक जीतेगा, वो होगा काउंसलर उस वार्ड का। जितने भी काउंसलर हैं जब ये एक साथ मिल जाएंगे तो वो बना देंगे एक जनरल बॉडी। बात समझ आई? तो अब हम आते हैं मेयर पर। मेयर क्या होता है? तो मेयर क्या होता है? मेयर को ज्यादातर बुलाया जाता है द फर्स्ट citizen of द सिटी, तो इसे फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी बुलाया जाता है। और ये एक सिंबॉलिक या सेरेमोनियल हेड होता है जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है किसी भी फंक्शन में, किसी भी सेलिब्रेशन में, या फिर अगर कोई फॉरेन गेस्ट आता है तो उसके सामने भी ये अपनी सिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत सारी सिटीज में ये देखा गया है कि जो भी इलेक्टेड काउंसलर्स होते हैं, मतलब ये एक सिटी है, इस सिटी को हमने वार्ड में डिवाइड किया है, हर वार्ड से एक काउंसलर निकल कर आया है, राइट। तो ये जो काउंसलर्स होते हैं ना, ये काउंसलर्स मिलकर मेयर को सिलेक्ट करते हैं मोस्टली स्टेट्स में, और इनका टर्म यूजुअली 1 साल का होता है, लेकिन 1 साल बाद भी ये वापस से रीइलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन टर्म 1 साल होता है। और वो जगह जहां पर कुछ ऐसी स्टेट्स है जहां पर काउंसलर जो होता है वो डायरेक्टली वोटिंग के द्वारा, मतलब लोग उसको डायरेक्टली वोट करके इलेक्ट करेंगे, तो वहां पर उनका टर्म होता है 5 साल। सो टिपिकली 1 year and can be re-elected for the next full term. Now in some states डायरेक्टली लोग उसको इलेक्ट करके 5 साल तक मतलब 5 साल तक वो इस पोजीशन को होल्ड कर सकता है। इसके रोल्स क्या हैं? सो ही इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी। कोई भी सेरेमोनियल रोल हो जहां पर सिटी को रिप्रेजेंट करना हो, वहां पर इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, सेरेमनीज में, पब्लिक फंक्शंस में, और अगर कोई फॉरेन डिग्नेटरीज आ रही हैं तो उनके सामने अपनी सिटी को रिप्रेजेंट करना मेयर का काम होता है। इट प्रिजाइड्स द कॉर्पोरेशन मीटिंग्स, इसके सिवा जितनी भी कॉर्पोरेशन की मीटिंग्स होती हैं उनको चेयर करना, देन एजेंडा सेट करना, इंश्योर करना कि उन मीटिंग्स में एक डिसिप्लिन बना रहे, ये मेयर का काम होता है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट functions
ऑफ मेयर, देन ही इज द मेन। जैसे हम वहां पर बात कर रहे थे ना, पंचायती राज में हमने बात की थी कि स्टेट गवर्नमेंट है और पंचायती राज है, उनके बीच का जो एक कनेक्टिंग लिंक होता है ना, वो होता है जिला परिषद। तो वैसे ही इस केस में स्टेट गवर्नमेंट और ये जो काउंसलर्स हैं या फिर ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, इनके बीच का जो मेन कनेक्टिंग लिंक होता है वो होता है मेयर। बात क्लियर हुई? इतना आप समझ गए। अब हम बात करेंगे म्यूनिसिपल कमिश्नर की। अभी म्यूनिसिपल कमिश्नर कौन होता है? म्यूनिसिपल कमिश्नर की अगर हम बात करें, सो द अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो म्यूनिसिपल कमिश्नर जो होता है ना, बेसिकली ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जिसे हम CEO भी बुलाते हैं। तो ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। कौन? म्यूनिसिपल कमिश्नर। किसका? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। बात क्लियर हुई पहली। अब दूसरी बात ये है कि अगर ये म्यूनिसिपल, जैसे मेयर जो है वो एक सेरेमोनियल हेड है कि कोई फॉरेन से आ रहा है या किसी मीटिंग को हेड करना है तो वो हेड करेगा, वो वहां पर डिसिप्लिन बनाए रखने का काम करेगा। लेकिन एक्चुअल काम जो करता है ना, वो म्यूनिसिपल कमिश्नर करता है। मतलब जो रियल एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, जो रियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, वो म्यूनिसिपल कमिश्नर के हाथ में होती है। तो असली काम ये संभालता है। मेयर तो मतलब एक सिंबॉलिक हेड है। अगर मान लो कि ये कोई एक स्टेट है, तो अगर स्टेट में हमें म्यूनिसिपल कमिश्नर चाहिए तो उसको अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। अब मान लो कि ये म्यूनिसिपल कमिश्नर चाहिए हमें किसी यूनियन टेरिटरी जैसे कि दिल्ली में, तो वहां पर दिस म्यूनिसिपल कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बात क्लियर हुई? तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट? तो रिवाइंड करके सुन लेना अगर आपको लगेगा कहीं डाउट है। दूसरी चीज, इनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? तो पहली बात कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है किसी भी कॉर्पोरेशन के, एंड ही इंश्योर्स कि जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ पॉलिसीज एंड डिसीजंस मेड बाय द जनरल काउंसिल, कॉर्पोरेशन का डेली का काम संभालना, उनको सुपरवाइज करना, पॉलिसीज को बनाना, डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना, ये म्यूनिसिपल कमिश्नर करेगा। जितने भी ऑफिशियल्स हैं जो उसके अंडर काम करते हैं, उनको भी संभालना इसका काम है। जिस सबके डिपार्टमेंट्स के काम को मॉनिटर करना भी म्यूनिसिपल कमिश्नर का काम है। सो ही मेक्स द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। ठीक है? तो जो ऑफिशियल्स उसके अंडर काम करते हैं, उनको भी, उनके ऊपर भी आई रखना इनका काम है। देन ही प्रिपेयर्स एंड प्रेजेंट्स बजट एस्टिमेट्स टू द जनरल काउंसिल। तो जो जनरल काउंसिल होती है उनके बजट को बनाना, उसका एस्टिमेट बनाना म्यूनिसिपल कमिश्नर करेगा। तो देखो एक्चुअल काम जो है वो ये कर रहा है। मेयर तो सिंपली अपनी सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो तो सिंबॉलिक हेड है एक। देन ही पार्टिसिपेट्स इन द कॉर्पोरेशन मीटिंग्स एंड मेंटेन्स रिकॉर्ड। तो जितनी भी कॉर्पोरेशन की मीटिंग्स होंगी ये वहां पर मीटिंग्स में प्रेजेंट रहेंगे और रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। देन ही प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द काउंसलर। तो अगर काउंसलर कोई इंफॉर्मेशन मांगे तो उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी म्यूनिसिपल कमिश्नर का काम है। देन अगर कोऑपरेशन सस्पेंड हो जाती है, तो अगर किसी भी वजह से कोऑपरेशन सस्पेंड हो जाती है या डिसॉल्व हो जाती है, तो अब पूरी जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास आ जाती है। बात क्लियर हुई? नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, द फोर्थ बॉडी, दैट इज द स्टैंडिंग कमेटी। तो ये स्टैंडिंग कमेटी का काम क्या होता है? अब हम बात करते हैं स्टैंडिंग कमेटी के पर्पस की। तो अब होता क्या है कि इसका काम है, जैसे जनरल काउंसिल है ना, वो हर एक मैटर में डायरेक्टली खुद जाके उनको सॉल्व नहीं कर सकती, तो इन मैटर्स को सॉल्व करने का काम करती हैं स्टैंडिंग कमेटी। तो बेसिकली ये जनरल काउंसिल को असिस्ट करती हैं इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस विच आर फॉर्म्ड बाय इलेक्शंस और कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द जनरल काउंसिल। तो बेसिकली ये जनरल काउंसिल ही इनको इलेक्ट करके एक स्टैंडिंग कमेटी बना देती है। So now coming on to their responsibilities, तो वो स्पेसिफाइड एरियाज में काम करती हैं। तो जनरल काउंसिल ही ये बनाएंगी, मतलब जनरल काउंसिल जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाएंगी और वो डिपार्टमेंट्स उस फील्ड में काम करेंगे। जैसे दे डील विद स्पेशलाइज्ड एरियाज ऑफ द कोऑपरेशन वर्क, जैसे कि टैक्सेशन, फाइनेंस, बजट, हेल्थ, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो इनका काम है बेसिकली जनरल काउंसिल को असिस्ट करना उनके काम में। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इलेक्ट्रिसिटी, वेलफेयर स्कीम फॉर द पुअर एंड ऑल्सो वाटर सप्लाई और सीवेज
को मतलब वेस्ट को मैनेज करना भी इनके काम में आता है। नाउ कमिंग ऑन टू द कॉम्पोजिशन और द स्ट्रक्चर ऑफ द म्यूनिसिपल कमेटीज। तो ये जो म्यूनिसिपल कमेटीज होती हैं इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका कॉम्पोजिशन क्या है, तो इनमें मेन 3 विंग्स आते हैं। कौन कौन से हैं? जनरल बॉडी ऑफ द म्यूनिसिपल कमेटी, इनका एक चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट होता है, और एक होता है सीईओ दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर सेक्रेटरी और उनका स्टाफ। तो ये 3 मेन विंग्स होते हैं जो किसी भी अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, बेसिकली म्यूनिसिपल कमेटीज के अंडर काम करते हैं। तो एक डिफरेंस जो मैं अभी फिर से आप सबको क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको किसी भी तरह से कोई डाउट ना रहे, और वो ये है कि म्यूनिसिपल कमेटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी तक तो हमने वो पूरा पढ़ा, जनरल काउंसिल है, फिर हमारे पास मेयर है, ठीक है, म्यूनिसिपल कमिश्नर है, स्टैंडिंग कमेटी है, तो ये सब आते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नीचे। मतलब हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ पर होती है? सिटीज में होती है। कौन सी सिटीज में होती है? बड़ी बड़ी सिटीज में होती है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होती है। इनको मैनेज करता है स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो एक बात क्लियर हुई। दूसरी चीज आती है म्यूनिसिपल कमेटी, राइट। म्यूनिसिपल कमेटी छोटे शहरों में एग्जिस्ट करती है, जैसे मान लो अजमेर है, अलीगढ़ है, ये छोटे छोटे टाउन्स जो हैं इनमें एग्जिस्ट करती है, और इनकी पॉपुलेशन यूजुअली जैसे 20,000 से 10 लाख के बीच में देखी जाती है। तो यहाँ पर होती हैं म्यूनिसिपल कमेटीज। तो अभी हमने पहले क्या पढ़ी, जिसमें हमारी 4 मेन विंग्स थे, जनरल काउंसिल, देन मेयर, फिर कौन आया था? म्यूनिसिपल कमिश्नर एंड स्टैंडिंग कमेटी। तो ये जो 4 थे ये आते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है म्यूनिसिपल कमेटी, जो छोटे टाउन्स के बारे में बात करती हैं, और इनमें होते हैं मेन 3 विंग्स, राइट। तो शुरू करें इनके विंग्स के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल बॉडी ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी। बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने वहां पर जनरल काउंसिल पढ़ा था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, ठीक है। तो क्या क्या कॉमन है? तो इनका जो कॉम्पोजिशन होता है, जैसे हमने वहां क्या किए थे, एक बड़ी सिटी में छोटे छोटे वार्ड्स में सिटी को डिवाइड कर दिया था। हर वार्ड में एक काउंसलर इलेक्ट होकर आया था। तो यहाँ पर भी इस सिटी को भी हमने अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड कर दिया, और हर वार्ड से एक काउंसलर इलेक्ट होकर आया है, राइट। और सारे काउंसलर्स ने मिलकर एक जनरल बॉडी बना दी है इस म्यूनिसिपल कमेटी की। बात क्लियर हुई? सेम ही वहां था, सेम ही यहाँ पर है, राइट। इसमें जो नंबर ऑफ काउंसलर्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि उस एरिया, उस टाउन की या सिटी की पॉपुलेशन कितनी है। एंड द टाउन्स एंड सिटीज आर डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, और हर वार्ड से एक इलेक्टेड मेंबर आता है जो वहां का काउंसलर होता है। क्वालिफिकेशन क्या होती है? वैसी ही होती हैं जैसी वहां पर होती थी। कैसी? कि एक तो टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन अ कैंडिडेट मस्ट बी 25 ईयर्स और अबव द एज। तो वहां पर था 21 to 25। अब यहाँ पर है कि 25 से ज्यादा ही होना चाहिए, 25 से कम नहीं चलेगा। वहां पर ये था कि 21 से 25 ईयर्स के बीच में या उससे ज्यादा हो सकता था। ही शुड बी अ रेजिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाउन, और उसका नाम वोटर लिस्ट में भी होना चाहिए। और जैसे वहां पर एक रूल था कि वो इंसान जो काउंसलर बनना चाहता है या इलेक्शन में खड़ा हुआ है, वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का या फिर लोकल बॉडी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता है। अगर है तो उसको नॉमिनेशन से पहले ही रिजाइन करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई? ओके, तो ऐसी पोस्ट से वो रिजाइन करेगा। अब यहाँ पर एक चीज एडिशनल है जो हमने वहां नहीं पढ़ी थी। यहाँ पर एक एक्ट है विच इज नगर पालिका एक्ट, जो 1992 में आया था। और बात क्या है? बात यहाँ पर रिजर्वेशन की ही है। तो यहाँ पर SC ST और विमेन के लिए कुछ रिजर्व्ड सीट्स देखी गई है म्यूनिसिपैलिटीज में। सम म्यूनिसिपैलिटीज इलेक्ट एल्डरमैन, जैसे वहां पर ऑल्डरमैन जैसे वहां पर भी होते थे, इन एडिशन टू द काउंसलर। तो काउंसलर और ऑल्डरमैन मिलकर इस जगह के लिए बेसिकली मिलकर एक म्यूनिसिपल कमेटी या म्यूनिसिपैलिटी बनाते हैं और उस जगह की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। टेन्योर
all the municipalities now have a uniform tenure of 5 years. तो अब 5 साल का टेन्योर होता है हर एक म्यूनिसिपैलिटी या हर एक म्यूनिसिपल कमेटी में। तो एग्जैक्टली जनरल काउंसिल जैसा ही नहीं लगी आपको जनरल बॉडी, बस फर्क ये है ये छोटे टाउन की है, वो एक बड़ी सी सिटी की थी। अब हम बात करेंगे म्यूनिसिपल चेयरमैन, तो क्या ये मेयर की तरह है या नहीं है, ये अभी हमें समझ आएगा। तो बात करते हैं म्यूनिसिपल चेयरमैन की इलेक्शन एंड रोल। तो इसे कौन इलेक्ट करता है? वही मेंबर्स जिन्हें वार्ड के लोग इलेक्ट करते हैं। तो आप वार्ड में हो, मतलब आप एक वार्ड में आते हो, आपने अपने काउंसलर इलेक्ट किया, यही काउंसलर्स मिलकर अपना चेयरमैन इलेक्ट करेंगे, इवन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इलेक्ट करेंगे। एंड ही प्रिजाइड्स द म्यूनिसिपल कमेटी की मीटिंग्स। तो जितनी भी म्यूनिसिपल कमेटी की मीटिंग्स होंगी उनको ये लीड करेगा। और इन केस अगर म्यूनिसिपल चेयरमैन छुट्टी पर है तो उनकी जगह वाइस चेयरमैन भी इलेक्ट किया जाता है, ताकि वो जो चेयरमैन है, चेयरमैन की एब्सेंस में उनकी चेयर को ले सके और मीटिंग्स होल्ड कर सके, मीटिंग्स को लीड कर सके, और साथ ही साथ उन मीटिंग्स का एजेंडा मतलब बेसिकली डिसाइड कर सके और मीटिंग्स स्मूथ चले, ये भी उन्हीं का काम है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मेयर भी कुछ ऐसा ही करता था? एग्जैक्टली ऐसा ही करता था। नाउ कमिंग ऑन टू द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और द म्यूनिसिपल कमिश्नर। तो क्या ये उस कमिश्नर की जैसा है? चलो देखते हैं। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का रोल क्या होता है और उसे अपॉइंट कौन करता है? तो जैसे वहां पर जो कमिश्नर था उसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी, और अगर वो यूटी का होता था तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी। तो यहाँ पर भी क्योंकि ये एक छोटा सा टाउन की हम बात कर रहे हैं म्यूनिसिपल कमेटी की, तो इसको अपॉइंट करता है यहाँ का जो म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है, ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट से ही उसको सैलरी मिलती है और सर्विसेज की कंडीशंस मिलती है, कितने टाइम के लिए वो वहाँ पर सर्व करेगा, ये सब उसको स्टेट गवर्नमेंट ही बताती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? एक तो ये एग्जीक्यूटिव विंग को हेड करता है, किसी भी म्यूनिसिपैलिटी को, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करता है, लोगों को काम देता है, जो भी उसके अंडर ऑफिसर्स होते हैं उन सबको काम देना, उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना, उनकी लीव्स को सैंक्शन करना और एनुअल बजट बनाना, बजट का एस्टिमेट बना के ये जो फंड्स है ना इनको भी लोगों तक देना। सो ही ऑर्डर्स कलेक्शन ऑफ द म्यूनिसिपल टैक्सेस, जितने भी म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं उनको कलेक्ट करना, ग्रांट्स एंड कैंसल द लाइसेंसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये भी काम म्यूनिसिपल कमिश्नर का होता है। तो बेसिकली इसके हाथ में बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स होती हैं। अब इनका काम कोई रेजोल्यूशन पास करना नहीं है, जो चेयरमैन ने और काउंसिलर्स ने जो भी डिसीजन लिया है उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना। तो इम्प्लीमेंट करके जो भी इसके अंडर जो स्टाफ आता है, जैसे इसके अंडर भी टैक्स में भी आता है, एजुकेशन ऑफिसर्स भी आते हैं, इंजीनियर्स भी आते हैं, पीडब्ल्यूडी का काम भी इनके अंडर आता है, तो इन सब को काम देना ताकि ग्रास रूट लेवल पर वो सारी की सारी चीजें इम्प्लीमेंट हो सकें। तो कौन करता है? वो करता है कमिश्नर। कौन? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर म्यूनिसिपल कमिश्नर। तो इन मीटिंग्स ही अटेंड्स द मीटिंग, जितनी भी म्यूनिसिपल कमेटी की मीटिंग्स होंगी ये अटेंड करेगा, लेकिन ये कोई रेजोल्यूशन नहीं दे पाएगा, ना ही ये कोई वोट दे पाएगा। तो अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो बेसिकली हमने वैसे तो इन डिटेल डिस्कस किया ही कि कौन क्या काम कर रहा है, और अगर हम इनको देखें तो म्यूनिसिपल कमेटी होती है एक बड़े शहर की, कॉर्पोरेशन होती है एक छोटे टाउन की। तो बेसिक फंक्शंस जो हैं वो सेम ही रहते हैं। इनका काम क्या है कि अपने शहर को के बेसिक काम देखना और शहर की डेवलपमेंट में उनकी हेल्प करना, राइट। तो बेसिक काम सेम ही है, बस वही बेसिक काम को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनिसिपल कमेटी आर लार्जली आइडेंटिकल एंड द मेन डिस्टिंक्शन लाइज इन द एरिया कवर्ड ज्यूरिसडिक्शन, नॉट इन द नेचर ऑफ द फंक्शंस। तो फर्क सिर्फ इतना आता है कि वहां पर सिर्फ एक बड़ी सी सिटी में एरिया ज्यादा होता है और कॉर्पोरेशन के पास एक एरिया कम होता है, वहां पर लोग ज्यादा होते हैं, यहाँ पर लोग कम होते हैं, बस इतना सा फंक्शन होता है। बाकी मेन फंक्शन जो बेसिक फंक्शंस हैं वो सेम ही है। तो जैसे
बेसिक सर्विसेज देना, जैसे सफाई हो गया, स्ट्रीट लाइट्स हो गया, रोड्स, पार्क्स और ड्रेनेज सिस्टम को सही रखना, ये दोनों का काम है। दूसरा वाटर मैनेजमेंट की सप्लाई, मतलब वाटर मैनेजमेंट, पानी की सप्लाई, सीवेज का मैनेजमेंट, ये सही से देखना। फिर हेल्थ सर्विसेज की, हॉस्पिटल्स, वैक्सीनेशन, ये सब सही टाइम पर होता रहना चाहिए। वैक्सीनेशन, हॉस्पिटल्स सब जगह होने चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन म्यूनिसिपल स्कूल्स में बच्चों को मिले। देन प्रॉपर्टी और टैक्सेस को कलेक्ट करना। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करना, टाउन्स को, बिल्डिंग्स को, रोड्स को, सिटीज में कंस्ट्रक्शन कराना, और वेलफेयर प्रोग्राम्स विमेन के लिए, पुअर के लिए, और इवन जो ओल्ड एज सिटीजन्स होते हैं उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाना भी इनका ही काम है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन फंक्शंस को डिवाइड करेंगे दो मेन में। पहले हो गए कंपल्सरी या ऑब्लिगेटरी फंक्शंस और दूसरे हो गए वॉलंटरी। तो कुछ फंक्शंस हैं जो ये कॉरपोरेशन या कमेटीज जो होती है वो वॉलंटरी करती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कंपल्सरी हैं कि वो उनको करने ही पड़ेंगे। तो वो क्या क्या है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंपल्सरी फंक्शंस में आते हैं या ऑब्लिगेटरी फंक्शंस में आते हैं पब्लिक हेल्थ। सो नाउ दीज फंक्शंस आर टोटली मतलब प्योरली रिलेटेड टू द म्यूनिसिपल कमेटी। ठीक है, तो हम मतलब जो बड़ी बड़ी सिटीज के जो कमेटीज होती हैं सिर्फ उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेशंस। तो अब कंपल्सरी और ऑब्लिगेटरी फंक्शन में सबसे पहला हमने जो बोला दैट इज द पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ मतलब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज विद क्वालिफाइड डॉक्टर्स। तो ये काम है म्युनिसिपल कमेटी का। फ्री मेडिसिन फॉर पुअर पेशेंट्स, तो जो गरीब पेशेंट्स हैं उनको फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करना भी इनका काम है। वैक्सीनेशन एंड इनोकुलेशन अगेंस्ट डिजीजेस लाइक स्मॉल पॉक्स, कॉलरा एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं, अगर आप देखो तो बच्चे जब पैदा होते हैं ना तो उन्हें कुछ सरकारी इंजेक्शन फ्री में लगते हैं, राइट। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि अगर आप चाहते हो तो आप लगवा सकते हो, अदरवाइज कुछ फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है बच्चों के लिए, इवन बड़ों के लिए भी, जो फ्री में इंजेक्शंस लगते हैं ताकि जो कुछ बीमारियां हैं जैसे स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा है, ये दूर रहें और हमारे आसपास ना आए। तो इसके लिए ये वैक्सीनेशन दी जाती है लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर वहां पर साफ सफाई बनाए रखना, प्रॉपर गार्बेज का डिस्पोजल हो और लोगों को साफ पानी पीने को मिले, ये सब पब्लिक हेल्थ के अंडर ही आता है। दूसरा पब्लिक कन्वीनियंसेस। तो पब्लिक कन्वीनियंसेस मतलब जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट्स, रोड्स और स्ट्रीट्स को कंस्ट्रक्ट करना। अगर कोई एक ऐसा इलाका है जहां पॉपुलेशन बढ़ गई है, जहां पर ट्रैफिक बढ़ गया है, तो वहां पर फ्लाईओवर्स बनाना या फिर ऑल्टरनेट रूट्स बनाना ताकि लोग ऑल्टरनेट रूट्स लेकर दूसरी जगह पर जा सकें और ट्रैफिक जो है वो थोड़ा मैनेज हो जाए, थोड़ा डिवाइड हो जाए, जिससे ट्रैफिक जैम्स ना लगे। और ये रोड्स की टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना, इन स्ट्रीट्स की टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना। दूसरा प्लांटेशन ऑफ ट्रीज अलोंग द रोड साइड। तो रोड्स के साइड पे ना ट्रीज को प्लांट करना भी इनका ही काम है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू होम्स एंड फैक्ट्रीज, अगेन इनका ही काम है। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक यूरिनल्स एंड टॉयलेट्स। तो जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं और यूरिनल्स हैं इनको कंस्ट्रक्ट करना ताकि लोगों को जगह जगह पर ये टॉयलेट्स मिलें, और वही बात है कि बाहर लोग ओपनली शौच ना हो और शौचालय ही हो, ताकि हमारी सिटी जो है वो हाइजीनिक और नीट एंड क्लीन रहे। तीसरा पब्लिक एजुकेशन। तो प्राइमरी स्कूल्स को खोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 years shall be made free and compulsory. Third, it organizes special drives for school enrollment. तो ये स्पेशल ड्राइव्स लेकर आना जहां पर वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं या वो पेरेंट्स जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं वो उनको स्कूल भेजें। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रीडिंग रूम्स, म्यूजियम्स एंड पब्लिक लाइब्रेरीज, ताकि लोग ना पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा और ज़्यादा जाएं, लोगों के पास पब्लिक लाइब्रेरीज हो, वहाँ बैठ के वो पढ़ सके, म्यूजियम्स हो जहाँ पर लोगों को नॉलेज मिल सके, और रीडिंग रूम्स हो जहाँ पर अगेन लोग रीडिंग पे, नॉलेज पे फोकस करें। फोर्थ इज द पब्लिक सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो कहीं पर आग लग जाती है तो फायर इंजन्स हों जो इन डिजास्टर से बचने में हेल्प करें। अगर एक बड़ी सी बिल्डिंग है, कहीं बीच के फ्लैट में अगर आग लग गई और अगर वो टाइमली कंट्रोल नहीं हुई तो वो आसपास के फ्लैट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसीलिए फायर इंजन्स जो हैं, जैसी सर्विसेज जो हैं वो
हमारी सिटी में बनाए रखना, मेंटेन करना उनको म्यूनिसिपल कमेटी का एक कंपल्सरी फंक्शन है। देन डिमोलिशेस डेंजरस स्ट्रक्चर्स विच कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट। जैसे काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हो जाती हैं जिनका ये खतरा रहता है कि कभी भी बारिश हुई, कुछ ज़्यादा तूफान चला, ये गिर जाएंगी या ऐसे ही गिर जाएंगी, तो उनको हटा देना ताकि आसपास के लोगों को, आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर वहाँ रहते चल रहे लोगों को किसी भी तरह से कोई डैमेज ना हो या किसी भी तरह के एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना इनका काम है। देन मॉनिटर फूड क्वालिटी एंड चेक्स एडल्ट्रेशन। तो आपने देखा होगा कि बहुत फ्रीक्वेंटली आता है जो फूड FAO है, ये टाइम टू टाइम चेक्स करती है ताकि जो खाना जो भी सप्लाई जा रही है लोगों तक वो साफ हो, नीट एंड क्लीन हो, एडल्ट्रेटेड ना हो, जिससे लोगों की हेल्थ पर इफेक्ट ना पड़े, लोग हेल्दी रहें। देन कमिंग ऑन टू वॉलंटरी और द ऑप्शनल फंक्शंस। तो ऐसे फंक्शनल जो ऑप्शनल है, चाहो तो कर सकते हो। सो दीज आर discretionary functions taken up by the municipality or the corporations depending on the financial capacity। अब उनके पास कितने फंड्स है, कितना पैसा है, उसके हिसाब से अगर वो करना चाहें तो वो ये भी कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल्स ऑफ वॉलंटरी फंक्शंस, द डेवलपमेंट ऑफ पार्क्स एंड गार्डन्स टू प्रमोट पब्लिक हेल्थ एंड रिक्रिएशन। तो आपने देखा होगा पब्लिक पार्क्स होते हैं, हमारे आसपास भी पार्क्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं, जहाँ पर लोग सुबह शाम वॉक करते हैं, सर्दियों में धूप सेकते हैं, आराम से बैठते हैं, खाते पीते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, योगा करते हैं, लाफ्टर क्लब्स चलाते हैं, तो वो भी बनाना इनका काम है। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जू, म्यूजियम एंड पिकनिक रिजॉर्ट्स। ठीक है, लोगों को एक रिलैक्स करने के लिए एक जगह बनाना, एक रिलैक्सिंग पॉइंट्स देना, वो भी इनका काम है। देन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन होम्स, ऑर्फनेजेस, नाइट शेल्टर्स एंड रेस्ट हाउसेस। तो कोई कहीं जा रहा है तो रात में रहने के लिए, या रेस्ट हाउस, कोई घूमने आया है तो रेस्ट हाउस, वो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनके लिए ऑर्फनेजेस या चिल्ड्रन होम बनाना भी इनका काम है। प्रोविजन ऑफ चीप एंड एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन लार्जर सिटीज एंड टाउन्स। तो ताकि लोग कम से कम अपनी गाड़ियां चलाएं, ट्रैफिक कंजेशंस ना हो, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स प्रोवाइड करना भी इनके काम में आता है। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स फॉर पब्लिक यूज। तो ये सब इनके वॉलंटरी फंक्शंस आते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा म्यूनिसिपल कमेटीज के बारे में। अब हम मेन डिपार्टमेंट्स पढ़ेंगे, म्यूनिसिपैलिटी या फिर कॉर्पोरेशन के मेन डिपार्टमेंट्स जो होते हैं। सबसे पहले म्यूनिसिपैलिटी फंक्शंस थ्रू वेरियस स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स विद द स्पेसिफिक ड्यूटीज। जैसे सबसे पहला डिपार्टमेंट है एजुकेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि लोग पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें, ताकि उनको पता हो देश दुनिया में क्या हो रहा है और ये दुनिया कैसे चलती है। अगर एक बेसिक पढ़ा लिखा इंसान होगा ना, वो पेड़ कभी भी नहीं काटेगा, क्योंकि उसको पता है कि जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतनी अच्छा हमारा नेचर हैप्पी होगा, बारिश टाइम से आएगी, सर्दी गर्मी सब टाइम से आएगी, और कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, कैसे बारिश होती है, उनको सब पता होगा। तो ये जो एक बेसिक एजुकेशन की नीड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ओवरसीज स्कूल्स, लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम्स। तो ये सब एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर आता है। देन कमिंग ऑन टू द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो ये ऐसे दिस इज एक्चुअली हेडेड बाय द म्यूनिसिपल इंजीनियर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, पब्लिक कन्वेंसेस, देन ड्रेन्स, मार्केट्स एंड स्कूल्स। तो ये सब कुछ बनाना, जो कंस्ट्रक्शन के काम है वो करना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। देन वाटर डिपार्टमेंट। तो वाटर से रिलेटेड कि लोगों को साफ सुथरा पानी मिले, द फंक्शंस अंडर द जनरल ओवरसाइट ऑफ द म्यूनिसिपल अथॉरिटी। साफ सुथरा पानी मिले, ड्रेनेज प्रॉपर हो, पानी से रिलेटेड कोई बीमारियां ना फैले, ये सब वाटर डिपार्टमेंट देखेगा। देन हेल्थ डिपार्टमेंट। तो क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर्स इनको हेड करते हैं और वो असिस्ट करते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर्स को। तो कैसे? सो दे मैनेजेस हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज एंड सैनिटरी सिस्टम्स एंड एडवाइजेस ऑन सीवेज एंड पब्लिक हेल्थ इश्यूज। तो वो सीवेज कैसे मैनेज होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ के इश्यूज क्या हैं, उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सब बताता है। देन द रोल ऑफ
डिपार्टमेंट हेड्स। सो ऑल द हेड्स आर द परमानेंट ऑफिसर्स। ये इलेक्ट नहीं होते हैं, ये परमानेंट ऑफिसर्स होते हैं। ड्यूटी क्या होती है इनकी? इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ द इलेक्टेड बॉडीज। तो जो भी हमारी इलेक्टेड बॉडीज हैं, जो भी जनरल बॉडी ने या काउंसिल ने, जो भी काउंसलर्स ने जो भी फैसला लिया है उसको इम्प्लीमेंट करना, ये इनका काम है। द इम्पॉर्टेंट परमानेंट ऑफिसर्स लाइक कॉर्पोरेशन एंड म्यूनिसिपैलिटीज। तो कॉर्पोरेशन में जो परमानेंट ऑफिसर होता है वो कमिश्नर होता है, म्यूनिसिपैलिटी में सेक्रेटरी होता है। द रोल इज टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, एडवाइजेस डिपार्टमेंट्स एंड इंश्योर द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज। कि पॉलिसीज तो बना दी, लेकिन क्या वो सही तरह से एग्जीक्यूट हो रही हैं, क्या वो इम्प्लीमेंट भी हुई हैं? तो ये सब ध्यान रखना इनका काम है। So this was all from our today's session. I hope ये पूरा चैप्टर जहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन की बात की है वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो एक बात इसमें जरूर याद रखना कि इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक बड़ी वाली सिटीज और एक छोटी वाली सिटीज। बड़ी वाली सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, छोटी सिटीज जैसे अजमेर मान लो, राइट। तो छोटी छोटी सिटीज, तो जो बड़ी वाली सिटीज होती हैं उनको वहां पर होती हैं म्यूनिसिपल कमेटीज, और जो छोटी सिटीज होती हैं वहां पर होती हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। बस सिंपल सी बात है, आगे तो आप सब कुछ लिख लोगे। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज सेशन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।